अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज का दिन सब लोगों के लिए ज़रा मुख्तलिफ होगा क्योंकि रात भर इबादतों का खुसूसी महफिल का सिलसिला जारी रहा। मैं देख रही थी कि तकरीबन तमाम ही जगहों पे जहां मस्जिदों से आवाज़ें आ रही थी इस खुसूसी महफिल की, तकरीबन सुबह बिल्कुल फजर के वक्त तक यहाँ पे दुरूद सलाम की महफिलें थीं। और क्यों ना हो, क्योंकि हम खुसूसी तौर पर शब मेराज के लिए ये तमाम महफिल को सजाते हैं। 27वीं शब थी रजब की और आज बहुत सारे लोगों ने रोज़ा भी रखा होगा। यकीनन कल भी हम जब इस पर बात कर रहे थे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक और कमेंट्स का, हमारी गुफ्तगू को पसंद करने का। उसमें मुख्तलिफ हमने पहलू इस शब से जो मुतालिक थे उनको उजागर किया। ख़ास तौर पर बात की गई अब्दियत की या फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तहाइफ दिए गए, जो जलवे दिखाए गए, उसका जब हम जिक्र करते हैं तो यकीनन हमारा भी ईमान तरोताज़ा हो जाता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये बात भी की गई कि जब आप मसाइल में बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से उस वक्त गुज़र रहे थे, हर तरह की उनके ऊपर यानी आप समझें कि मुसीबतें और मुश्किलें टूटी हुई थी। उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था, फिर जिस तरह का वहाँ के जो लोग थे, जो कुरैश के लोग थे और जो ईमान नहीं लाए थे, उनका जो रवैया था, यकीनन इंसान की इससे दिल आज़ारी होती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे महबूब को जब अपने पास बुलाया और ये जलवे दिखाए तो यकीनन ये उनकी दिल आज़ारी करने का भी एक बेहतरीन तरीका था कि आइए आपको एक ऐसी सैर पे ले चलें जहां आप अपनी तकलीफ़ों से, अपनी मुश्किलों से थोड़े दूर हो जाएं। तो इससे सबक भी मिलता है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस करें, जब कुछ ऐसे मसाइल या सवालात हमारे आगे हों जिनका हमें कोई हल, कोई जवाब ना दिखता हो, तो थोड़ी देर के लिए अपना जहन बदल लेना, अपने आप को उससे दूर कर लेना, कहीं सैर पे चले जाना हमारे लिए बेहतर है। जी, अब ये भी बात कर लेते हैं कि आज जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, गरम तरीन रोज़ा होगा जी कराची वालों के लिए। एक तरह से ट्रेलर आपको मिल रहा है, जिस तरह कि अब रजब ख़त्म हो रहा है, फिर शाबान है, शाबान में भी लोग नफली रोज़े रखते हैं और फिर यकीनन हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की तरफ। तो जिन लोगों ने आज रोज़ा रखा है वो यकीनन थोड़ी एहतियात बरतें। और इसके अलावा भी जिस तरह के कहा जा रहा है कि सिंध में और बलूचिस्तान में एक खुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि हीट वेव आएगी। लेकिन हीट वेव पे बात करने से पहले ज़रा आज की तारीख़ पे एक नज़र डाल लेते हैं। आज यकीनन 4 अप्रैल है, बरसी मनाई जा रही है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। और इसके हवाले से जो जलसे जुलूस होंगे घड़ी खुदा बख्श में भी जो उसकी तैयारियां हैं वो हमारे सामने हैं। इसके हवाले से भी हमने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई है, आइए पहले वो देखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज गड़ीख में मनाई जा रही है। कायदे आवाम की बरसी पर पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि शिरकत के लिए मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के जयाले गड़ी खुदा बख्श पहुँच गए हैं। जलसे से साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर 1977 में भुट्टो को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी अपने बानी अकायद के बाद 3 बार इख्तदार में आई, जिसमें 2 मरतबा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म बनी, लेकिन दोनों बार उनकी हुकूमत मुद्दत पूरी ना कर पाई। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने मुल्क की तारीख का पहला दौर इख्तदार आसिफ अली जरदारी की सरबराही में मुकम्मल किया। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर कायदे अवाम को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया जाएगा। जी जनाब, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म और लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है। यकीनन उनका जो मुनफरद अंदाज़ बयां था वो आज भी दिलों को गरमाता है और उनकी स्पीचेस से, उनकी तकारीर से ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक विजन मिलता है बल्कि पाकिस्तानी भी जब उसको देखते हैं तो आपको एक बहुत ही मुंजमद फ़ॉरेन पॉलिसी नज़र आती है। इसके अलावा इस खित्ते के हवाले से यानी ही मेड रीजनलिज्म पॉपुलर व्हेन इट वाज नॉट इवन इन द वोग। यानी अगर बात की जाए एक मुस्लिम उम्मा को, OIC को एक पेज पे लाने की बहुत बड़ी खिदमत उनकी रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम अक्सर जब पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो हम ये बात करते हैं क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा था। उनका विजन और आज हमारी हकीकत में कितना फासला है। इसी तरह अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र करते हैं तो आज की जो सियासत है पाकिस्तान की, आज का जो आइन है, जिस तरह से हमारी जमहूरी इक़्तिदार की पामाली होती है और
ख़ुद वो लोग जो आवाम का वोट लेके उनका मकबूल तरीन लीडर होने का दावा करते हुए जब ऐवान में पहुँचते हैं तो उनके रवैयों से हमें क्या वो वही जमहूरी इक़्तिदार नज़र आती हैं। और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम सियासतदानों पर लागू होती है। खुसूसन जब हम बात करते हैं जमहूरियत की तो एक ऐसा लीडर जो अवाम में मकबूल तरीन था, जिसमें एतमाद था अवाम का, उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो दिखाई हुई राह पे चलने वाले हैं, क्या वो इन इक़्तिदार को उसी तरह फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी, व्हाट अबाउट करप्शन। खैर ये जी ये अलग वक्त है, लेकिन आज इनको याद करते हुए ज़रूर पाकिस्तान की जमहूरियत का वो सुनहरी दौर याद रखना पड़ेगा जब लोग वाकई वोट की जो कदर थी उसको मानते थे और अपने प्यारे लीडर के लिए घरों से बाहर निकलते भी थे। वो जलसे आपने देखे जिसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पर दिखाई गई। अब ज़रा बढ़ते हैं, दोबारा आ जाते हैं जी हमारे हालात की तरफ। हमने जिस तरह पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान में खुसूसन अगर हम सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी और अंदरून सिंध की बात करें तो ज़बरदस्त हीट वेव आने का इम्कान है। अभी से ही आप देख सकेंगे कराची वालों की थोड़ी सी आदत ख़राब कर दी थी जी हमने। मार्च में तो काफ़ी अरसे तक ठंडा मौसम बरकरार रहा तो हमें तो आदत नहीं थी, हम ज़रा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए। अब ग्रेजुअली चेंज नहीं हुआ है टेम्परेचर, ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता 1-2 सेल्सियस बढ़ा हो, अचानक से ही हीट वेव आ गई है। और बहुत ज़्यादा ये बात का अंदेशा है कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जाने का इम्कान है। तो जो गर्म तरीन घंटे होते हैं दिन के, उसमें कोशिश कीजिए कि आप अंदर रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपके घर में ORS ज़रूर होना चाहिए। और अगर किसी को ये एकदम से हीट वेव वाले सिम्टम्स जो आपको नज़र आते हैं कि जी ठंडे पसीने आने लगे, बेहोशी तारी हो जाए, तो उसको फ़ौरी तौर पे जो फ़ौरी तिब्बी इमदाद है वो ज़रूर दीजिए। इसके अलावा भी गर्मी को कम करने के बहुत सारे मुनफरिद तरीके हैं। उनमें से एक है जी जो मुख्तलिफ़ इक़साम के हमारे रिवायती मशरूबात पिलाए जाते हैं, जो शरबत तैयार किया जाता है सत्तू का, तरबूज का, इससे भी शहरी महसूस हो रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को, उसकी हिद्दत को कम करने के लिए ये काफ़ी कारआमद साबित हो रही है। लोगों का इस पर क्या रद्द अमल है, इसकी क्या कीमत होती है, कहाँ कहाँ ये दस्तयाब है, इसके हवाले से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है। लेट दैट एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे ये ज़बरदस्त रिपोर्ट। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, यानी क्लाइमेट की अगर गर्मी हो, तो वो तो ये तमाम चीज़ें लेके थोड़ा बहुत उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो जो हिद्दत हमें महसूस हो रही है, उस पर हम लेंगे एक्शन का रिएक्शन। उस पर हमारे पास एक ज़बरदस्त आज गेस्ट होंगे, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब वक्त हुआ है जी टॉप स्टोरीज़ का। लेट्स टेक अ लुक कि हमारे पास आज क्या टॉप स्टोरीज़ हैं और उसके बाद बढ़ेंगे हम एक्शन का रिएक्शन की तरफ। बट फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स आज इन फोकस। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवां साल के आखिर तक पाकिस्तान में महंगाई के तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। सालाना रिपोर्ट में कहा कि रवां माली साल शरह नमू 6% से के मुकाबले में 3.9% और सनती तरक्की सुस्त रवी का शिकार रहेगी। मजीद गैर मुल्की कर्जे लेना पड़ेंगे। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी लाड़काना में सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ जरदारी और बिलावल खिताब करेंगे। पाकिस्तान को अफ़गान मुफ़ाहिमी अमल पर पेशरफ़ से आगाह करने के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे ख़लीलज़ाद 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। ज़ल्मे ख़लील को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। ये तमाम ही दुआएं हम करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारी सबसे पहली दुआ हमारे अपने वतन के लिए होती है, मुल्क के लिए होती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और इसमें मज़ीद तरक्की दे। अगर हम इन रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं, पहले हमने आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का जिक्र किया था और अब एशियाई तरक्याती बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी यही खदशा ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले कुछ माह में इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ेगी और जो आपकी सनती
रिपोर्ट्स हैं, बाकी कार्रवाई है, उसमें सुस्त रवि का भी इम्कान है। अब इसको किस तरह टर्न अराउंड करेगी और क्या वाकई इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है? कल हमने बात की थी कि विद इन PTI ऐसा लगता है कि काफ़ी एक तगोदोसी, एक टग ऑफ वॉर नज़र आ रही है। हमें जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से और उनकी कुछ बयानात भी सामने आए हैं। इस पे ऑपोजिशन का क्या रद्द अमल है, ये जानना करेंगी। ये भी जानना है कि जी, लोग कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जिनको अदालतों ने नाअहल करार दिया है, जिन पे मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो प्रूव हुए हैं और उनकी नाअहली सबके सामने है, क्या उनसे मशावरत की जा सकती है या नहीं? ये वो सवाल है जो इस वक्त सियासतदानों के जहनों में है और उस पर एक रद्द अमल भी आ रहा है। हमारे साथ PMLN के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का तलाल हमारे साथ इस मॉर्निंग। आप किस तरह देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि कोई टग ऑफ वॉर है। पहले भी इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था कि ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की और जहांगीर तरीन साहब की पर्सनालिटी क्लैशेस हैं। इस वक्त किस तरफ झुकाव नज़र आ रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का? क्या इनके बीच में से उनको एक को चुनना पड़ेगा? आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि इमरान खान इन मामलात के बारे में क्या कहते रहे। इमरान खान ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उस पर वो क्या पूरा खुद उतरते हैं या नहीं उतरते, या फिर सिर्फ उन्होंने जो बातें की थी वो सिर्फ वोट लेने के लिए था। वो लोगों को एक धोखा दिया गया, करना कुछ और था, कहते कुछ और रहे। वो तो कहते थे कि कोई आदमी अगर अदालत से नाअहल होगा तो वो तो पार्टी में भी नहीं रह सकेगा। अब तो पार्टी दूर की बात, अब तो वो कैबिनेट के इजलास में भी होता है, और कैबिनेट के इजलासों के अलावा कई ऐसी मीटिंग्स हैं जिसे वजीर खारजा कहते हैं, वो प्रिजाइड खुद करते हैं। तो बात यह है कि कौलो फेल का जो तजाद है वो सिर्फ इस एक बात में नहीं, इनकी हर बात में नजर आता है। अच्छा। और कम से कम ये लोगों को जरूर पता चल गया है कि इमरान खान जो कहता है वो करता नहीं है, और ये आप कह रहे हैं। अच्छा तलाल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो मामला मीडिया पे हो रहे हैं जिसमें बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले तनबीह करनी पड़ी अपने लोगों को कि इसको मीडिया पे डिस्कस ना करें, इसके हवाले से बयानबाजी ना करें, लेकिन यकीनन अपोजिशन की भी नज़र में अब ये मामला आ गया है। क्या इसको मीडिया पे डिस्कस करना, क्योंकि हर पार्टी में इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासतदानों के आपसी इख्तलाफात हो सकते हैं, क्या ये सही है? उसके हवाले से हमारी क्या मीडिया पे हमारी अपना वैल्यू सिस्टम या हमारा अपने एथिक्स क्या होने चाहिए? देखिए, मसले बिल्कुल होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मगर जब आप हुकूमत में हो तो फिर आप पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, सियासी कारकुन के तौर पे भी, और उसके बाद अगर आप वजीर हैं और वजीर भी आप सीनियर तरीन और वजीर खारजा हो, तो इसका मतलब है कि वजीर खारजा का ध्यान अगर अपने सियासी मुखालफ जो कि अंदर उनकी पार्टी का उसकी तरफ ज्यादा है, इस मुल्क की वजारत खारजा और डिप्लोमेसी की तरफ कम है। यानी पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में उसे धकेलने की कोशिश हो रही है फैटफ में, और इधर इंडिया हम पर चढ़ाई कर रहा है, और उधर हम कश्मीर का केस लड़ने की बजाय, इस मुल्क का केस लड़ने की बजाय वो केस लड़ रहे हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ, जोर लगा रहे हैं अपना उधर। तो जब इस तरह का मामला हो और आप अपना जो जिम्मेदारी है आईनी उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय दूसरी तरफ दें, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। और ये तलाल साहब, आपने बिल्कुल सही यहाँ पे इशारा किया कि देखें, एक तो सबसे पहले लीवे दिया जाता था कि पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं, हो सकता है कुछ मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, लेकिन कुछ इकदाम तो अच्छे भी लिए जा रहे हैं। जिस तरह के अभी इशारा दिया जाता है कि पंजाब में जो इन्होंने हुकूमत बनाई है, अब असम्बली में जहेज़ के मुकम्मल खात्मे की करारदाद पेश की है, उस पर आपका क्या रद्द अमल है और इसके लिए पेशरफ्त आप जल्दी होते हुए देख रहे हैं? किस तरह आप हाउस को इस पर फैसला लेते हुए देखते हैं? देखिए, ये जहेज जो है ये हमारा, क्योंकि हम इंडो पाक में रहते हैं, तो ये हमारे इस मुआशरे से ही हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने अडॉप्ट की हैं। बहुत सारी रसूमात हैं हमारी शादी ब्याह की और गमी और खुशी की, जो इस इलाके से, इंडो पाक से होने की वजह से वही मुसलमान भी करते हैं, वही दूसरे मजहब के लोग भी करते हैं। तो इसी तरह जहेज की लानत भी हमने यहाँ से अडॉप्ट की है, और ये कोई इस्लामी
रवायत नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि बेटी को, बहन को आप पूरा हिस्सा दें उसका। सही। और यहाँ पर हम एक तो गरीब आदमी के लिए ये वैसे ही बोझ है इस तरह का जहेज, क्योंकि उसे रख रखाव के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो आप भी मानते हैं कि इसके हवाले से कानूनी तौर पे या इसको बाकायदा इल्लीगल करार देना चाहिए ताकि ये बोझ उठाया जा सके, क्योंकि ये तोहमात अगर हमारे माशरे में आ गई हैं, ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ हम सोशल प्रेशर के थ्रू इसको ख़त्म कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब हमारे साथ आज मुझे मौजूद होने के लिए। आपने ज़रा सियासी कल्चर पर सूरत हाल है उस पर भी बात की। अब वक्त हुआ है जी एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास मिलो पाकिस्तान में एक बड़े ही यूनिक किस्म का आज पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है फुटबॉल की फील्ड में, लेकिन इनकी कहानी सबसे मुनफरद है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा सुबह सुबह वाइवा हो रहा है, लेकिन जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं इस वक्त वो मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। जी जनाब, तो अब वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान का, और जिस तरह के हमने आपको बताया था कि वी हैव एथलीट्स है टुडे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कराची यूनाइटेड को ज़रूर जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉल क्लब्स इन पाकिस्तान और खुसूसन कराची में, और जहाँ इन्होंने पूरे कराची से इसमें प्लेयर्स खेलते हैं। खुसूसन एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपोनेंट है इसका ऑफ द लियारी बॉयज़। तो आज मेरे शो पे मेरे साथ मौजूद हैं इनके कोच शेख हमदान एंड माय वंडरफुल एथलीट ज़बरदस्त बॉयज़ फ्रॉम लियारी। हाउ आर यू गाइस? ठीक हो? और ज़बरदस्त बात यह है कि ये अभी अभी कतर से जीत के आए हैं एक ज़बरदस्त मैच भी, और उसकी डिटेल्स हम जानेंगे हमदान से, और इसमें इनकी कारकर्दगी कैसे रही, पहली दफ़ा ये सफ़र किया तो कैसा रहा, कराची से बाहर भी कहाँ कतर गए थे, वहाँ पे किस तरह की हॉस्पिटैलिटी रही, जब दूसरे प्लेयर से मिले तो क्या एक्सपीरियंस था, कोच ने डांटा या इनको दोबारा बकअप करने के लिए ज़रूरत पड़ी थी, क्या हुआ था, ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच हमदान फॉर बीइंग हियर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ कोच? अ लॉट ऑफ पीपल हैव मिसपरसेप्शंस, और खुसूसन मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि कराची यूनाइटेड में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो किसी सिर्फ एफ्लुएंट एलीट इलाके से नहीं, यू हैव लिटरली गॉट द इंटायर फ्लेवर ऑफ कराची। लेकिन जब वहाँ जाते हो कोच करने के लिए तो घर वाले कभी डराते हैं कि नहीं बेटा ले आ। आपने पहले इंस्पिरेशन पूछी, तो पहली इंस्पिरेशन ऐसा आई थी कि जब यहाँ पे भी कभी भी फुटबॉल हम खेलते थे कराची में भी, तो वो हमेशा हम उड़ा के बॉल को खेलते थे। अच्छा। लंबी हाँ। और जब आप टीवी पे देखते थे, मैं देखता था तो था कि टीवी पे ज़मीन पे, हाँ। तो पहली इंस्पिरेशन वहाँ से आई थी कि यार ये चीज़ मुझे सही करनी है। खेल के तो नहीं हो सकती क्योंकि मैं एक अकेला हूँ, लेकिन हाँ। अगर एज अ कोच यू कैन इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस द होल टीम। So that was the first inspiration. Staying grounded. Yeah, staying grounded and playing a brand of football which was attractive for the viewers as well. सही. तो ये पहली अट्रैक्शन थी। फिर दूसरा आपने पूछा लियारी का, तो थोड़े से क्लैरिफिकेशन है कि हमारी academy is in Clifton. Yes. And we have 11 centers all over Karachi where we recruit the best talent. तो उसमें लियारी के 2 सेंटर्स हैं, मलीर है, बल्दिया टाउन है, औरंगी टाउन है, मंगो पीर है। वही तो कह रही हूँ कि तुम ये जो तो सेंटर्स की बात कर रहे हो, ये तो सारे मोस्ट अफेक्टेड एरियाज में है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे और बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। तो व्हेन यू वर whoever was planning to put a center there, तो ये खदशात नहीं आते थे कि यहाँ हम ऑपरेट कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा उसी की वजह ये थी कि हम लोग ये जैसे लियारी का गैंग वॉर है, तो उस गैंग वॉर से हट के बच्चे जो हैं वो फुटबॉल की तरफ आए। या अगर आप बल्दिया टाउन की एग्जांपल लें तो क्योंकि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, सही। तो हमने इनिशियली ये सोचा था कि फ़ुटबॉल को उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि वो वहाँ से अपना करियर बना सकें फ़ुटबॉल को। तो वो एक मेजर इंस्पिरेशन थी हमारे डायरेक्टर्स की। वन दी अदर वाज कि उनको एक चीज़ का ये था कि टैलेंट उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है,
तो why not we start a center over there and we recruit the best talent. And it is life changing for them. मैं आपको ये बताऊं, और ये देखिए मुझे कौन फ़ोन कर रहा है, इस वक्त ना किया करें, आपको पता नहीं मैं लाइव शो कर रही हूँ। हाँ जी, मैं आज फ़ोन साइलेंट नहीं किया था। It's an inspiration because it actually has been a turn around for them. ना सिर्फ ये कि इनको अपने स्पोर्ट में दिलचस्पी आई है, इनका गेम निखर गया है, लेकिन साथ साथ इसी सेंटर में इनको लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी आप किस तरह लोगों से मिलें, अपना हाल अहवाल कैसे बनाएं। तो ज़रा बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहोगे राशिद, कैसा एक्सपीरियंस था? कतर गए थे, मज़ा आया? जी बहुत मज़ा आया था। बहुत मज़ा आया। अम्मी अब्बू ने इजाज़त दे दी थी? जी। अच्छा, और इसके लिए तो ख़ास तौर पे तुम्हारा पासपोर्ट पहले बना हुआ था, ये बनवाया इस मैच में जाने के लिए? नहीं, मेरा पासपोर्ट नहीं बना था पहले, बेफॉर्म भी नहीं बना था। सही। और फिर मेरे अब्बू ने बेफॉर्म बनाया और पासपोर्ट बनाया। फिर मेरे को कहा जाओ टूर में, मज़ा करो, खेलो अच्छे से, मेरा नाम रोशन करो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। ज़बरदस्त। और जब तुम यहाँ से सफ़र करके जा रहे थे, तुम लोग सारे गए, तो एयरलाइन में मज़ा आया? वहाँ पे किसी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सारे एक जैसे यूनिफॉर्म्स लोगों ने पूछा मेरे को, हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा कतर जा रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए। ज़बरदस्त। और आपने नाम भी रोशन किया हमारे मुल्क का। इनकी कैसी परफॉर्मेंस है हमदान? तो दो टीम्स को बुलाया था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ। एस्पायर एकेडमी इस कतर नेशनल एकेडमी जी, तो वो उनके नेशनल एथलीट्स जो होते हैं वो उस एकेडमी के ग्रेजुएट होके वो अपने नेशनल टीम में आते हैं। तो कतर अभी दो महीने पहले एशिया कप भी जीता है। 12 प्लेयर्स एस्पायर के ग्रेजुएट थे जिन्होंने हमें बुलाया था। सही। वो एकेडमी ओनली इनवाइट देती है दुनिया के और बहुत सारे क्लब्स को, ताकि उनको कोई कंपटीशन रेगुलरली मिलता रहे। तो जिसमें वो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, आयक्स, तो उसी के साथ हमें भी बुलाया। लीग में माशाल्लाह कराची यूनाइटेड एंड दीस बॉयज हैड एग्जैक्टली। तो लास्ट ईयर भी बुलाया था। लास्ट ईयर भी lost both of the age groups. We lost on age actually on goal difference. लेकिन इस टाइम जो है अंडर 12 वो चारों गेम जीते थे क्लीन स्वीप, और the under 11s won the series on 2-1. ज़बरदस्त। तो ये अंडर 11 हमारी टीम है। ये दीन और रुबैस are under 12 हाँ, and राशिद, मोहम्मद and अंजला they are under 11. ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि मोहम्मद रैप्स एज वेल। क्या बात है, तुम्हारा गाना हिट हो गया यार। यू आर दी ओरिजिनल गली बॉय व्हेन इट कम्स टू लियारी ओवर हियर। हाँ, अच्छा, मूवी देखी है गली बॉय तुमने? ना नहीं। एक्चुअली जब जा रहे थे तो हाँ। एक दिन पहले इनका कैंप लगा हुआ था। सही। स्टेडियम में ही। तो स्टेडियम में जिस दिन कैंप लगा था तो हमने रात को गली बॉय लगा के देखा। अच्छा। कि वो एक, क्योंकि आप यू कनेक्ट विद, हाँ एग्जैक्टली, सो मेनी एलिमेंट्स इन दैट। किस किस को गली बॉय पसंद आई थी? जबरदस्त लगी? क्या अच्छी, सबसे अच्छी बात क्या थी अंजला, तुम बताओ अगर। सर हाँ, अच्छा, गाने अच्छे थे जी, रैप अच्छा मारा था। रैप अच्छा मारा था, वाह भाई। और आप लोगों का जो रैप है वो भी सुनाओगे मुझे? जी। अच्छा, अभी उसके लिए मेरे ख्याल में आ रहा है माइक, वो भी हम सुनेंगे। फुटबॉल कितनी इम्प्रूव हुई है इनकी, और इसमें से आप कितने लोगों को देखते हैं कि यार प्रोबेबली सिद्रा दे बिकम प्रोफेशनल प्लेयर्स? इम्प्रूवमेंट की बात तो जब ये सारे आए थे, जैसे मुझे अदील का याद है, जब अदील 2 साल पहले आया था तो बहुत कच्चा था। ये यार टैलेंट, हाँ। लेकिन बहुत कच्चा था। तो सबसे पहले ये था कि हम इनिशियली देखते हैं कि प्लेयर्स की टेक्निक अच्छी है, तो भी हम उनको अकेडमी में ले रहे हैं, और फिर भी वर्क टुवर्ड्स देयर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। आपके पास आते कैसे हैं? यानी तो मैं आपको ये बता, या हाँ। एग्जैक्टली। तो जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर से हम प्लेयर्स रिक्रूट करके एकेडमी में लेके आते हैं। सही। और नहीं, बट सेंटर्स तक के लोग खुद आते हैं? सेंटर्स पे लोग खुद आते हैं, क्योंकि इनके बिल्कुल मोहल्लों में होता है। हाँ। और वो फ्री ऑफ एनी कॉस्ट है इनके लिए। तो ये जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ कोचेस हमने हायर किए हुए, और इनको वहाँ कोचिंग मिलती है। सही। फिर वहाँ पे हम हर महीने एक सेंटर जाते हैं, और वहाँ से प्लेयर रिक्रूट करके एकेडमी में लेके आते हैं। अच्छा हमदान, दिस इज ब्रिलियंट वर्क दैट यू गाइस आर डूइंग। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग, माइक आ गया है मेरे पास, माइक मुझे चाहिए होगा फॉर द रैप। अच्छा, माइक नहीं आ रहा? नहीं, वो उस बच्चे के बगैर, उसके बगैर तो नहीं होगा, हमें माइक ज़रूर चाहिए होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि इफ़ समबडी वांट्स टू सपोर्ट कराची यूनाइटेड तो फिर क्या करना चाहिए? They can go on our Facebook page. Right. You can contact us over there. Right. Anytime. I can give out, if it's going through you, I can give you my number. You can forward it. अच्छा, तो आपके सेंटर्स का नंबर वहाँ पे मौजूद है। अगर आप वॉलंटियर करना चाहें, टाइम अपना डोनेट करना चाहें, if somebody is a enthusiast और वो वक्त सर्व करना चाहता है इन बच्चों के साथ, you can see that this is a tremendous impact on their lives. मज़ा आ रहा है? और खेलना है आगे फुटबॉल? जी, बहुत खेलना है पाकिस्तान, बहुत खेलना है पाकिस्तान के लिए। और सबसे ज़्यादा तुम्हें यादगार चीज़ क्या रही है जो तुम लोग अभी टूर्नामेंट खेल के आए हो? सबसे यादगार चीज़ फाइनल
फाइनल जिसमें जीते थे? कभी डर लगा था बीच में कभी भी? पहले को लगा था ऐसा लगा चुप चुप है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तुम्हारा दूसरा वाला माइक अभी नहीं आ रहा है, इसी माइक पे मुझे रैप सुना दोगे? ठीक है, चलो जबरदस्त सुनाओ। टुगेदर, ऑल ऑफ यू टुगेदर। मतो मच्छी मस्ती करनी चाहिए उसे तो ऊंचा कहना पड़ेगा लेकिन जोर से। हाँ, मतो मच्छी मस्ती करनी चाहिए उसे तो आओ मस्ती वाला चाले तो का मस्ती करने लंच करने पाशे का पेचे उसे तो अल्ले अब मका बेका काली बोगो रेपे स्लो 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 राउंड कर रहा तो बलू टंगा टूली भी गुरु बली लिखी तो प्रतिक्रम उना रवा गबल बागा मना मिली आवे चा अय्या उषा माते काटे चक चिड़ी आवे ही राया रवे बुरदा काया जाला हाला बाला बुरदा जाला जिंगा लाला उलाला कार मनी मा काया देला मदे देला दार जग 2 6 4 कनियो मस्ती यार मुझे तो बेस्ट। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन द लियारी बॉयज़ वर अमेजिंग विद कराची फुटबॉल। लेकिन साथ साथ अब हम बात करेंगे थोड़ा वेदर के बारे में भी। मुझे अक्सर मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ के एथलीट्स और प्लेयर्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसमें जब शदीद गर्मी होती है, बिकॉज बच्चों की यही स्प्रिंग वेकेशंस या समर वेकेशंस होती हैं, इसमें भी अपने वो शौक़ को कैसे परसू करते हैं, और पेरेंट्स कितने परेशान रहते होंगे कि इनकी न्यूट्रिशन पूरी है, कहीं इनको हीट स्ट्रोक ना हो जाए, इन्होंने पानी प्रॉपर लिया है या नहीं। सो आज हमने सोचा कि जब इतनी गर्मी बढ़ चुकी है और कुछ बच्चों की तो छुट्टियां भी हैं, अभी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म होने वाली है, और पेरेंट्स यही सोच रहे होंगे कि घर में भी हैव दे ईटन एनफ, बाहर मत जाओ, बाहर गर्मी लग जाएगी। तो क्या तरीके हो सकते हैं आप सबको इस वेदर से शील्ड करने के लिए ताकि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी पूरी रहें। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं स्पेशली उन ख़वातीन का भी जिक्र करना चाहूँगी जो सोच रही हैं कि रमज़ान से पहले थोड़ी डाइटिंग कर ली जाए और ईद से पहले थोड़ा फिट हो लिया जाए। तो उसमें भी आप अक्सर ऐसा करते हैं कि आप सडनली अपनी कैलोरी इनटेक जब ख़त्म करते हैं या उसको बहुत ड्रास्टिकली कम करते हैं, सो यू स्टार्ट फीलिंग वीक एंड द हीट एड्स टू द प्रॉब्लम्स ओवर हियर। सो इसी पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर आयशा को। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू मेट हर माय शो एज वेल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। यू आर वेलकम। तो अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं मेरी उन बहनों की जो इस वक्त डाइटिंग कर रही हैं और अचानक से अपना कैलोरी इनटेक कम किया है। सोचा तो ये था कि डिटॉक्स करेंगे और जो एक्सेस वाटर है, अगर ब्लोटिंग है तो वो कम हो जाएगी, लेकिन हीट स्ट्रोक ने या इतनी गर्मी ने ही काम को और मुश्किल बना दिया। आपकी सजेशन क्या होगी? देखें, अगर गर्मी ने हमारे लिए मुश्किल पैदा की है तो हमें गर्मी का मुकाबला तो करना है, और उसका तरीका ये कि जितना हमारा वाटर लॉस हो रहा है स्कॉचिंग हीट की वजह से, तो उतना ज़्यादा हम इंटेक बढ़ा लें। ठीक है, और ख़ास तौर पे ऐसे मशरूबात का इंटेक हम बढ़ाएं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रेश कर सकें, बिकॉज जितना वाटर लॉस हमारा बढ़ता चला जाएगा उतनी ही हमारी स्किन पर रिंकलिंग भी होती है, और उसी की वजह से आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। बच्चे भी जब स्कूलों से वापस आते हैं और ज़्यादातर वो कंप्लेंट्स ये करते हैं अपनी मदर से कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है और स्पेशली टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, और मदर्स को ये समझ में नहीं आ रहा होता। वो ये समझती हैं कि शायद मेरे बच्चे की स्कूल में किसी से कोई लड़ाई हुई है, हो सकता है मेरे बच्चे को किसी ने मारा हो, वो इस तरफ चली जाती हैं। और बेसिकली वो ये हो रहा होता है कि जब आपका बच्चा बहुत ही डिहाइड्रेटेड होता है तो वो ये कंप्लेंट लेके घर में आता है जिस्म में दर्द की या टांगों में दर्द की। आप फौरी तौर पे जब बच्चा घर में आए तो कोई भी ऐसे मशरूबात, अगर आप उसको तरबूज का जूस भी बना के दे देती हैं या तरबूज उसको कट करके फ्रेश भी देती हैं, तरबूज को अगर आप लेके आते हैं घर में तो एक तो छोटे साइज़ का तरबूज लेके आया करें और उसको इतना ही कट करके बाहर रखा करें जितना वो ख़त्म हो जाए, उसको कंज्यूम हो जाए। अच्छा डॉक्टर आयशा, इसमें पूछना ये भी है कि बच्चे जब बाहर से आते हैं तो एक तो गर्मी बहुत होती है, हमारे यहाँ अक्सर घरों में लड़ाई इस बात पे हो रही होती है कि फ्रिज कम खोलो, इतना ज़्यादा फ्रिज खुल रहा है, पानी ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन बाहर से आके फौरी तौर पे जब प्यास लग रही होती है और जैसे आपने मशरूबात का जिक्र किया या फ्रूट्स का जिक्र किया, तो उस वक्त वाकई हमारा दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा खाएं या कोई शरबत पिए या ठंडा पानी पिए। ये हमारे लिए मुज़र सेहत तो नहीं है क्योंकि आप बाहर बहुत गर्मी से आ रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा रुकना बेहतर है, पानी अभी भी गर्म पिए। क्या आपकी सजेशन होगी? उसमें सजेशन ये होती है कि पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल ना करें, हमेशा मिक्स होना चाहिए। और अगर 4 ग्लास पानी के अंदर
जो है छोटा 8 टीस्पून शुगर और 4 टीस्पून सॉल्ट का मिक्सचर वैसे भी बना के मदर्स रख लिया करें, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लिया करें अगर फ्रूट्स मौजूद नहीं हैं। ये एक इंस्टेंट जूस है जो घर में, इसमें आपको सॉल्ट भी मिल जाता है, लेमन का टेस्ट भी आता है, शुगर भी होती है। तो जो आपके नमकियात जो आपके लॉस हुए होते हैं बच्चों के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके कम हो जाते हैं, वो आपके फ़ौरन बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। और एक आपके आजकल बड़े खूबसूरत मिलने लग गए हैं अब तो हर तरफ से, वो ग्लास फॉर्म में भी होते हैं, प्लास्टिक में भी होते हैं, इतने कंटेनर्स हैं, उसके नीचे छोटा सा टैप लगा हुआ होता है। और वो आप डिटॉक्स डेली बनाइए फ्रेश, उसमें आप क्यूकम्बर स्लाइसेस भी कट करके डाल दें, लेमन भी हो, ठीक है। और यही जो मैंने चीज़ें बताई हैं, सॉल्ट और शुगर, यानी अगर आप इसको फ्रूट या वेजिटेबल इन्फ्यूज्ड वाटर बनाना चाहें तो बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्स के लिए या ब्लोटिंग कम करने के लिए, अगर आप वज़न कम कर रहे हो तब के लिए चाहिए। वैसे मैंने पर्सनली आजकल एक नई चीज़ शुरू की, तो मैंने आपको बताया था, शेयर किया था, मेरा गला ख़राब है, इस पर भी हम ज़रा बात करना चाहेंगे कि ये मौसम की तब्दीली के साथ साथ ये जो ड्राई कॉफ एंड सोर थ्रोट्स हैं, अब इसमें दिल तो बड़ा चाहता है कि जी इंसान स्कंजबीन पिए या फिर आपके पास लेमनेड एक ज़बरदस्त हो या कोई ऑरेंज ड्रिंक हो, लेकिन गला भी इजाज़त नहीं दे रहा होता, ना फ्रूट की इजाज़त दे रहा होता है, ना इजाज़त दे रहा होता है। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि सुबह की चाय को मैंने रिप्लेस कर दिया है हनी विद हॉट वाटर के साथ, एंड दैट वर्क्स मिरेकल्स। आई मीन उससे वही वाली आपकी बात कि वो मिठास भी मिल जाती है और अच्छा, इसी हनी एंड हॉट वाटर के अंदर अगर आप जिंजर के कुछ पीसेस कट करके डाल दें तो आप मुझे भी और ज्यादा दुआ देंगी। जो आपकी थोड़ी सी स्वेलिंग है ना, जो कहीं ना कहीं आपके कुछ पॉकेट्स बन जाते हैं पेट पे या साइड्स पे या यहाँ पे, वो आपकी स्वेलिंग भी रिमूव हो जाती है। इसी में जिंजर के पीसेस उसी में डाल दें, उसी गर्म पानी में डाल दें ताकि वो भी उसमें इन्फ्यूज हो जाए। जबरदस्त, तो वो आपका और जबरदस्त काम हो जाता है। आप जिंजर के भी कुछ पीसेस डाल दें, और अगर और ज्यादा आपको दुआ लेनी है तो जो ग्रीन टी के टी बैग्स हैं वो भी आप डाल दें। दुआ तो ठीक है डॉक्टर आयशा, इतनी मेहनत नहीं होती ना, वो एक ही चीज़ बस काफ़ी है हमारे लिए तो। लेकिन आखिरी टिप आपके, अगेन यू नो, ये हमने बात की यंगस्टर्स की जो वेट लूज करना चाहते हैं, बच्चों की बात हुई, सीनियर सिटीजन्स, उनकी दवाइयाँ भी होती हैं, हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं, वो गर्मी में अपना क्या ख्याल रखें। कुछ लोगों को मैंने देखा है उनको बहुत शौक होता है और बड़े शौक से लस्सी पीते हैं। लस्सी विल हेल्प? देखिए लस्सी विल हेल्प, लेकिन बात ये होती है कि उनको अपनी कंडीशन देखनी है। अगर वो हाइपरटेंसिव हैं तो सॉल्ट हम निकाल देंगे उनके इसी कॉम्बिनेशन में से। अगर वो डायबिटिक हैं तो हमें शुगर हटाना होगा। तो अपनी अपनी कंडीशन को देखते हुए चलना होगा, ठीक है। लस्सी कई दफ़ा लोगों को सूट नहीं करती, कुछ कंप्लेन कर देते हैं कि जी हमें ठंड लग गई, ठीक है। कुछ लोग कंप्लेन ये कर देते हैं कि डॉक्टर आयशा मेरे डाइट प्लान में से प्लीज़ आप योगर्ट हटा दिया करें, मुझे उससे फ़ौरन एलर्जी हो जाती है, खांसी की कंप्लेन होती है। तो मुझे जब भी हमारे क्लिनिक्स में जो आते हैं हजरात, तो एज के हिसाब से उनको देखते हुए लेके चलना होता है। बहुत अच्छा बटर मिल्क हर एक को सूट नहीं करता। नहीं, और आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की कि फ्लेम की जो यानी जो आपके गले में खराश और खांसी होती है, बलगम बन जाता है, उसके अंदर अक्सर आप देखें जो खट्टी चीज़ें होती हैं या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें, वो ज़्यादा इस चीज़ को इन्हांस कर देती। तो रात के वक्त भी बच्चों को कहा जाता है कि दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे भी, बिकॉज दे स्लीप एंड दे गेट फ्लेम अ लॉट ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर बीइंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। और इसके बाद हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो अगला सब्जेक्ट है उसके लिए भी हमारे साथ ही रहें, बिकॉज वो बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट है। अभी तक तो हमने बात की जी गर्मी की, एक और तूफ़ान हमारी तरफ आ रहा है, वो है महंगाई का तूफ़ान। उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि चले खाने में तो अब थोड़ी बहुत रद्दोबदल कर लेते हैं। अब आप देखिएगा सारे घरों में वो चेंजेस आ रहे हैं। हर कमरे में एसी लगा होने के बावजूद जब एक कुनबे को कहा जाता है कि एक ही कमरे में सो, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा और एक ही एसी चल सकता है। तो ये जो महंगाई का तूफ़ान है, उससे जो बचाव की तदाबीर है और ये क्यों आ रहा है, इसका जिन कैसे काबू में लाया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। आप भी कॉल कीजिए, हमें बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यकीनन आज पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह हमने आपको बताया था, अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि घर के बजट जी आउट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई का जो इफ़ेक्ट है वो हमें फ़ौरन ही महसूस हो रहा है। पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो नज़र आता है कि एक एक चीज़ जो आपको मार्केट में मिल रही है वो महंगी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स भी आपको रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे रफ़ीक कुरैशी साहब। आप प्रेसिडेंट हैं यूटिलिटी कॉरपोरेशन के, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम।
आपसे रब्ता हमारा हो रहा है, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको अवाम की जो राय है इस बारे में उससे भी आगाह करेंगे। कराची स्टूडियो में ऑफ कोर्स डॉक्टर आयशा हमारे साथ कंटिन्यू कर रही हैं और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसका इक़्तिसादी पहलू क्या है, क्योंकि जब भी हम सियासतदानों से बात करते हैं तो वो तो एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने लगते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि नहीं जी ये आपकी गलत पॉलिसी थी, नहीं जी ये गुज़िश्ता बुरी पॉलिसीज़ हैं। तो ये वजह क्या है जिसका खमियाजा हम यानी मासूम आवाम को भुगतना पड़ रहा है? ये हमें स्ट्रेस करने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर बंगाली साहब, वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब फॉर बीइंग हियर। आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, आवाम की राय तो हमको सुनाते हैं, जो लोग कहते हैं कि जी ये तो अवामी राय है, लेकिन मुस्तनद अथॉरिटेटिव एज एन इकोनॉमिस्ट व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर वी फेसिंग दिस इन्फ्लेशन? कीमतें दो तरफ से तय होती है। अशिया जब बनती है उसकी कुछ कीमत होती है बनाने में, ख़ाम माल होता है, उजरत होती है वगैरह, तो वो अगर बढ़ जाए कहीं भी तो कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ये सप्लाई साइड कॉस्ट हम कहते हैं। दूसरा ये कि अशिया की मकदार मंडी में उतनी ही है, लेकिन ख़रीदार ज़्यादा हो गए या लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए तो डिमांड बढ़ जाती है, तो वो जो ज़्यादा पैसे देने को तैयार है वो लेके चले जाते हैं, तो कीमत बढ़ जाती है। सही। इस वक्त जो फौरी तौर पे कीमतें बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि हुकूमत बड़ी फ़राग दिली से पैसा छाप रही है, नोट छाप रही है, और उसकी वजह ये है कि उसका अपना रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन कम है। टैक्स कलेक्शन कम है जी जी। तो जब नोट छापेंगे लोगों के हाथ ज़्यादा आएगा, लोग खर्च करना चाहेंगे, अशिया तो उतनी है हमारी मंडी में, तो कीमतें बढ़ रही है। सही। लेकिन इसके पीछे काफ़ी लंबे अरसे का पीरियड है। हमारी मईशत, मेरी अभी एक स्टडी की है, 25 साल की इकॉनमी को एनालाइज़ किया है, वो रिपोर्ट भी मैं आपके लिए लाया हूँ जी। वो हमारी इकॉनमी स्टैगनेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर 1 से 1.5% पे ग्रो कर रहा है। इस दफ़ा तो अपने टारगेट से ही मीट नहीं कर पाया है, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है। अक्सर नहीं मीट करते जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर औसतन 25 साल में 3.5% ग्रो किया है। ये 25 ईयर का अगर एवरेज ये है तो इसका मतलब इकॉनमी ज़ीरो ग्रोथ पे है। लेकिन क्या आपको लगता है कैसे साहब, यहाँ पे ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है कि ये तो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, व्हाट यू आर लुकिंग एट इज़ हाउ यू नो द गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिंग टैक्स। तो वो तो बेचारे कह ही ये रहे हैं कि ना टैक्स कलेक्शन हो रही है, उसकी वजह से जो आपकी क्लीन इकॉनमी है, जो वाइट इकॉनमी आपकी है, उसका तो यही हाल है। लेकिन व्हाट अबाउट द पैरेलल इकॉनमी? लोग कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, या शायद उन ममालिक में उसका शुमार करना चाहिए जहाँ पे रियासत कमज़ोर होती जा रही है, गरीब होती जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत अमीर हैं। लोग तो सारे अमीर नहीं है। अच्छा। एक बहुत छोटा सा तबका है जो अमीर है, 50% से ज़्यादा लोग गरीब हैं, और गुर्बत हमें हर जगह नज़र आती है। तो ये सही है। अच्छा, हुकूमत के टैक्स कलेक्शन ना होने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स की इवेजन है, ये भी एक मिथ है। सही है, टैक्स इवेजन होती है, लेकिन ये बुनियादी वजह नहीं है। बात यह है कि हमारा जो दो सेक्टर्स होते हैं जो अशिया पैदा होती है, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये श्रिंक कर रहा है। सही, ये श्रिंक कर रहा है। लोगों ने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में लोग कहते हैं ये सर्विसेज मॉडल पाकिस्तान जैसी पॉपुलेशन के लिए काम नहीं कर सकता, और ख़ुसूसन ये भी कहा जाता है कि अगर आपने ये जो तफरीक है हैव्स एंड हैव नॉट्स की, रिच एंड पुअर का जो गैप है, अगर उसको कम करना है, उसका वाहिद तरीका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कैसर साहब ने अभी निशानदेही की कि हमारे सामने बिल्कुल स्टैगनेंट ग्रोथ है। जी, इस्लामाबाद से हमारे साथ रफ़ीक कुरैशी साहब मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको ज़रा वॉक्स पॉप्स दिखाते हैं, यानी अवाम क्या कह रही है, अवाम की राय क्या है। बहुत उम्मीदों के साथ ये इलेक्शन गुजरा था और सोच ये रहे थे कि जो तब्दीली आएगी उसकी वजह से हमें राहत मिलेगी, कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। महंगाई की बात तो ऐसी है, पैसे वाले बेचारे पैसे वाले हो रहा है, जो गरीब है बेचारा और गरीब हो रहा है। ये हुकूमत पता नहीं कर क्या रही, ये समझ में नहीं आ रहा, और ना ही समझ में आएगा। अवाम तो बेचारी शुरू से पिसती रही और पिसती ही रहेगी। दिन ब दिन इतनी महंगाई है, कुछ चीज़ सब्जी वगैरह भी लेने जाओ तो इतनी महंगी आती है कि गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मजदूर तबका है ना, उनकी जो मजदूरी है वो उतनी की उतनी है, वो नहीं बढ़ रही है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती हैं ना, इस पर थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि पेट्रोल की कीमतें मतलब सही रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, तो बाकी चीज़ें और चीज़ें भी नॉर्मल रहेंगी। हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। आगे रमज़ानुल मुबारक है,
तो क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। हम तो वही कहते हैं कि जो होता है बस हम लोग सह रहे हैं, अभी क्या करेंगे, अब हमारे बस में कुछ और है नहीं। औसतन कहा जाए तो लोग कहते हैं कि जितनी आपकी आमदन होती है, जो एक मिडिल क्लास तबका है, वो 50% से ज़्यादा सिर्फ अशिया खुर्दोनोश पे खर्च कर रहा है। यानी सिर्फ हमारे जो घर का किचन है वो हमारी 50 to 70% तनख्वाह कंज्यूम कर लेता है। तो अब आप सोचिए कि बाकी चीज़ें यानी हमारा हेल्थ केयर, हमारी एजुकेशन, आपकी सोशल सेफ्टी, उन सब के लिए आपके पास पैसे कहाँ से बचेंगे? और ये हर घर की कहानी है। अगर आप भी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, आपको भी मुश्किलात दरपेश हैं, खुसूसन अगर घर में बुजुर्ग अफराद हैं, उनकी दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जिन चीज़ों को लग्जरी आइटम्स कहा जा रहा है वो भी एवरीडे यूजेज की चीज़ें। मिसाल के तौर पे जी पैम्पर्स हर घर में जहाँ बच्चे हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर चीज़ पे हम इतना टैक्स दे रहे हैं। इसके अलावा जब ये रूट थोड़ा सा तब्दील किया गया है, ट्रैवलिंग लोगों की उतनी ही है, आपको एक तरफ का किराया, डोमेस्टिक किराया फ़्लाइट्स में इस कदर बढ़ गया है कि लोगों के लिए हर चीज़ आपको लग रहा है कि पहुँच से बाहर होती चली जा रही है। कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा, आपका क्विक कमेंट ले लेते हैं। अभी तक हमने न्यूट्रिशन की बात की, कई लोग कहते हैं जब रेसिपीज देख रहे होते हैं तो कॉलर्स लाइव कॉल करके कहते हैं कि जी ये जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं, ये ऑलिव्स, ये शहद, ये बाल्सामिक विनेगर नहीं अफोर्ड कर सकते हम, क्या कहेंगी आप? मतलब देखें, बजट ही इतना आपका एक्सपेंसिव होगा तो आप डाइट किस तरह कर सकते हैं? मतलब डाइट ही करेंगे, वो फाके वाली डाइट करेंगे। आप अपना अलहदा तो नहीं प्लान बना सकते। उसमें यही होगा कि जो भी आपके घर में मील्स बन रहे होंगे उसमें आप सिर्फ पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, पोर्शन साइज कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपने जो भी घर का मील प्रिपेयर किया उसमें से आपने ज़रा सा अपने लिए निकाल लिया। अच्छा, आपसे ये बात भी करूंगी कि आजकल लोग कहते हैं जो हेल्दी फूड है ना वो ज़्यादा महंगा हो गया, यानी उसको लेके जाने के लिए ना आप अपना किनवा लेने की कोशिश करें या बाकी ओट्स लेने की कोशिश करें, जो नॉर्मल खाना होता है वो ज़्यादा सस्ता है, वो खा लिया जाए। कॉलर हमारे साथ हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या कहेंगे? महंगाई का तूफान, महंगाई का जिन बेकाबू हुआ जा रहा है, क्या आप इससे सफ़र कर रहे हैं या आप कहते हैं कि लोगों की खाम ख्याली है, कोई कीमतें नहीं बढ़ रही? जी, महंगाई तो बहुत ज्यादा हुई है, आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया गया है। अच्छा। और ये हमारी जो गवर्नमेंट है उस मामले में कोई आम आदमी को तो मतलब आम जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान है। आगे रमजान का महीना भी आ रहा है। सबसे भाई आपको सबसे ज्यादा किस चीज की कीमत बढ़ने का दुख है या अफसोस हो रहा है? सबसे ज्यादा जो चीजें कीमतें बढ़ रही है वो खाने पीने की अशिया जितने भी है, ऑयल हो गया, चावल है, चीनी है, सब्जी है, गोश्त है, हर चीज महंगी हो रही है। अच्छा, आप ये बताएं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है जब बिजली का और गैस का बिल आता है? जी जी बिल्कुल होता है, लड़ाई झगड़ा क्या बल्कि आप पूछे इतना परेशानी है कि बिल भी नहीं भर पाते। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का और हमसे ये इश्यूज शेयर करने का। डॉक्टर आयशा, लोग बड़े परेशान हैं और किस तरह मैनेज करें, आप कोई टिप्स दे सकती हैं कि ज़रा लास्ट कर जाए हमारा किचन बजट ज़्यादा देर तक? मेरी जो टिप है वो तो बहुत ही कारआमद है और मैं तो अपने हस्बैंड को भी हमेशा यही कहती हूँ कि रोटी पतली कर लें, रोटी छोटी कर लें। मेरी बात पे नहीं सुनते और हंसते ही हैं वो। तो मैंने हमेशा एक डायरी अपनी बनाई हुई है। अच्छा। और जब से मेरी शादी हुई है वो डायरी अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन्ड है। एक डायरी होती है और एक पेन होती है और मैं उसमें अपना हिसाब नोट करती हूँ। यानी जो भी मेरा बजट है, जितने पैसे हस्बैंड मुझे देते हैं या जो भी मेरी अर्निंग है, मैं उसमें हिसाब रखती हूँ। जो मैंने खर्च किया, जो मैंने कमाया और जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया, और उसमें मेरा एक सारा हिसाब होता है, नोटेड होता है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस टू हैव, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं, अक्सर हमारे यहाँ जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ये कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं मैंने पैसे तुम्हें दिए थे, खातून कहती है पैसे खर्च हो गए, पता नहीं चला, अभी ये फलाने खर्चे के लिए मजीद पैसे चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या कहेंगी, घर का बजट आउट हो रहा है या उसको मेंटेन करना आसान है आजकल भी? जी, आजकल मेंटेन करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ओके। इतनी ज्यादा महंगाई है कि मतलब परेशानी है, काम बंदे से भी आप मिलते हैं। मैम, आपका किस चीज़ के हवाले से बजट सबसे ज़्यादा आउट होता है? किचन की ही चीज़ों से या कपड़ों की ख़रीदारी करने जाएं तो ओवर स्पेंडिंग हो जाती है? कहाँ सबसे ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हैं? ओवर स्पेंडिंग, अब हम इस टॉपिक पे क्या बात करें कि हर चीज़ महंगी है। किचन है उसमें भी चीज़ें आसमान पे गई हुई हैं, कपड़ा भी आसमान पे गया हुआ है। मतलब किस किस जगह पे आपको बताएं कि क्या करना है।
हर चीज में इतनी महंगाई है। नहीं, लेकिन आमतौर पर जब खाने की चीजें लोग लेने जाएं तो उनको वो अपने बजट में रह पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कपड़े, जूते, बच्चों की खरीदारी अगर करने जाएं तो सोच के गए थे जी 10,000 रुपए खर्च करने, वहां पे जाके 20,000 खर्च हो गए। ये आपके साथ होता है? नहीं, हमारे साथ ये होता है, लेकिन ऑलरेडी आप 20,000 लेके जा रहे हैं, आगे से चीजें महंगी हुई हुई हैं 40,000 की, तो आप उसमें क्या करेंगे, किस तरह एडजस्टमेंट करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने का। और अब आगे तो लोग कह रहे हैं रमज़ान भी आ रहा है, ईद भी आ रही है, ईद के बाद शादी सीज़न भी आ रहा है। लोगों के लिए अब बाहर किसी को दावत देना ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है एज़ कम्पेयर टू घर में कुछ पकाने के और बनाने के। इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग, हमने ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन भी की, डॉक्टर आयशा से बात हो रही थी। कॉलर ने हमें कॉल करके कहा कि जी खर्चा जितना भी सोच के जाओ वो उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो डॉक्टर आयशा ने बड़ा ज़बरदस्त अपना एक लाइफ टिप हमसे शेयर किया कि वो डायरी मेंटेन करती हैं। जितना खर्चा डेली का होता है वो उसके अंदर फीड किया जाता है, इनकम जितनी है उसका पता होता है, ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। आप अपने आप को थोड़ा सा पाबंद तो करें, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आएँ तो आप चीज़ों को मेंटेन बेहतर कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरा इसके अंदर पर्सनल कंट्रीब्यूशन था, हमने कहा कि जी समटाइम्स वी बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन लाइफस्टाइल, और हमारे इर्द गिर्द का पीयर प्रेशर हमें एक ख़ास अंदाज में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करता है। हम बचपन में इकोनॉमिक्स जब पढ़ते थे बंगाली साहब, तो उस वक्त लोग ये कहते थे कि अगर हम कॉस्ट को ही कंपेयर करें, बाहर के ममालिक में काम पे जाने के ख़ास कपड़े और उन कपड़ों के ऊपर आपको जाहिर सी बात है खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। ये तो बड़ा बाद में जी एक IT का रेवोल्यूशन आया और जीन्स और टी-शर्ट में लोगों का गुजारा होने लगा, वरना पहले तो वो जैकेट्स और वो सूट्स बनाने में ही वो एडिशनल खर्चा था। तो यानी हमने अपनी ज़िंदगियों में आसानी अगर पैदा करनी है, और एक जो बार बार लोगों को कहा जाता है कि नहीं आसानी आपके लिए हो सकती है, बस अपनी चादर को देख के पैर फैलाइए। आप किस हद तक इस बात से बिलीव करते हैं? इससे डिपेंड करता है आप किस क्लास की बात करते हैं। ओके, अपर क्लास या मिडिल क्लास, वो तो शायद उनके पास गुंजाइश होती है कि वो चादर को आगे पीछे करें। जो बिल्कुल बॉटम तबका होता है, बॉटम 20-30% आई वुड से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, उनके पास ये गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, उन्होंने अगर रोटी ही ख़रीदनी है, हाँ, और 50 रुपये लेके गए 5 रोटी लेने के लिए, वो रोटी अगर 12 रुपये की हो गई तो वो सिर्फ 4 रोटी लेकर आएगा। सही सही, वो अपनी यानी वो तो बेचारे ऑलरेडी बेसिक्स पे। अब कहने का मकसद ये है कि जो बेचारा लोअर मिडिल इनकम क्लास है या मिडिल इनकम क्लास है, वो सेविंग्स कहाँ से करें? यानी आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी, एंड यू एज अ होम मेकर, एज अ प्रोफेशनल, लोग कहते हैं कि जी हमारे अगर बुजुर्गों ने घर बना लिए, एसेट बना लिया तो बना लिया, आज तो किसी की दस्तरस में नहीं है, पहुँच पे नहीं है कि ज़मीन ले घर बनाए, वो इम्पॉसिबल हो गया। आप इस बात से यू अग्री विद इट डॉक्टर? आई एग्री विद इट, लेकिन वही वाली बात है कि देखें, बात यह है कि अब वो ज़माना नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे और वो आपको बुढ़ापे में आपकी हेल्प करेंगे। आज वो ज़माना है कि बच्चे जब बड़े होकर आपके पास आते हैं तो आप उल्टा उन्हीं को दे रहे होते हैं। तो आपको 2 रुपये, अगर 10 रुपये हैं तो उसमें से भी 2 आपको बचाने, ठीक है। और मैं अगले दिन भी किसी की मैं बात सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने अगर करोड़ रुपया भी एक बंदे ने कमाया और एक बंदे ने 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, करोड़ रुपए वाले ने भी अगर 10 रुपए नहीं सेव किए तो वो भी ज़ीरो के ऊपर है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए कमाने वाले ने भी 100 रुपए जमा किए तो दैट ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन, ठीक है। लेकिन सेविंग इज इम्पोर्टेंट। आप कैसे सेविंग करती हैं? व्हाट डू यू सेव एज कि पैसे ही रखे जाएं? सेविंग के बहुत सारे लेवल्स हैं। प्रॉपर्टी तो एक ऊंचे मकाम वाला लेवल होता है, ठीक है। सेविंग के बहुत छोटे वाले बच्चे को तो आप एक छोटा सा मनी बॉक्स देते हैं तो वो उससे शुरू होता है। सेविंग बहुत छोटे लेवल्स पे भी होती है, उसमें सेविंग सर्टिफिकेट्स भी आ जाते हैं, उसमें गोल्ड भी आ जाता है। आप हमारे लेवल की जो औरतें जो बिल्कुल घरों में रहती हैं वो एक कमेटी डाल लेती हैं और उसके बाद वो 50,000 की और 20,000 की भी निकल आती है। तो उन्होंने छोटी चीज़ें बना ली, गोल्ड के टॉप्स बना लिए, छोटा सा सेट। इन दी एंड क्या हुआ कि जब बच्चे उनके बड़े हो गए तो हस्बैंड ने जब डिस्कशन
डिस्कशन की आपस में हस्बैंड एंड वाइफ ने, तो उसको ये सुकून हो गया कि जी बहुत अच्छी बात है, मेरी बेगम ने तो गोल बना करके रखा हुआ है और मुझे बच्चों की शादियों के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। कैसे साहब आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, यानी कहने का मकसद ये है कि जितना कमाया है उसी को फौरी तौर पे खर्च कर देना ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ आप अपने रेनी डे के लिए संभाल के रखें। लोग तो अक्सर ये कहते हैं कि अपनी 30 से 40% हर तनख्वाह को बचाएं ताकि आपके पास किसी भी गिवन टाइम पे 6 महीने से 1 साल भर की तनख्वाह जो आपकी है वो सेविंग में कहीं पड़ी हो, खुदा ना खासा किसी ऐसे सिचुएशन के लिए जो नागुज़ीर है। लेकिन कैसे साहब आप क्या कहेंगे, लोगों को सेविंग्स का मशवरा कैसे देंगे? यानी शुड दे सेव, नॉट सेव, इन्वेस्ट, व्हाट शुड दे डू? जो हमारा अपर क्लास है उनमें है सेविंग का रुझान। अच्छा, हम एक कंजम्पशन सोसाइटी है और हम शो करना चाहते हैं कि हम कितने पैसे वाले हैं। ऑप्युलेंट है ना? ऑप्युलेंट है हम, हमारे घर महलों की तरह होते हैं और बाकी एक्सपेंडिचर बहुत है। लेकिन जो फिर मैं उसी गरीब तबके की तरफ आऊँगा, एक कॉन्सेप्ट है डिस सेविंग का, यानी आप 1000 रुपया कमाते हैं और 1100 रुपया खर्च करते हैं। जो बॉटम पे फैमिलीज़ हैं इनका मुस्तकिल परमानेंट उधार का सिलसिला चल रहा होता है नेबरहुड शॉप से। वो जब थोड़े पैसे, अगर उनका 500-600 रुपया उधार हो गया, उसके बाद 200 रुपया आया, उन्होंने 200 रुपया दे दिए, उसने वहाँ किताब में एडजस्ट कर दिया। वो मुस्तकिल उधार कहेंगे। एक जाहिर सी बात है, हमें जो एक कॉमन सेंसिकल बात रखती है कि किसी कपल के अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग एज के, तब वो उनका मैक्सिमम खर्चे वाला टाइम होता है। इज दैट ट्रू, या आप समझते हैं कि बच्चे और बड़े होते जाएंगे, खर्चे भी बड़े होते जाएंगे साथ साथ? होते हैं, फिर वो डिपेंड करता, चूँकि हमारा स्कूल एजुकेशन रियासत ने तो तालीम नहीं दी। सही। जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं उनको ये होता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजे ताकि तालीम अच्छी मिले। तो मैं ऐसे भी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो 50 to 60% अपनी जो इनकम है वो ट्यूशन में दे देते, स्कूल फीस में दे देते। अच्छा, अगर अच्छे स्कूल में भेजा तो उसके वैसे ही अखराजात हैं। वो कभी कोई चीज़ मंगवाते हैं, कभी तो आज ऑरेंज डे है तो ऑरेंज कपड़े पहन के आओ, वो वालिदैन कहते हैं किधर से ख़रीदें। हाँ, वो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं। डॉक्टर आयशा आप क्या कहेंगी, ये बात सही है कि जब बच्चे छोटे होते तब अखराजात सबसे ज़्यादा होते हैं? ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइम पीरियड होता है और इसी में सबसे ज़्यादा सेविंग मुश्किल होती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इसमें काम ख़राब किया है ना, वो O लेवल और A लेवल सिस्टम ने किया है। इन्हीं की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, अब जैसे मेरे बेटे ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, ठीक है, और हमने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि तुम प्लीज़ मैट्रिक कर लो, ठीक है, एंड ही सेड कि नो, मैंने शुरू से मामा O लेवल्स पढ़ा है, आपने मुझे डाला क्यों O लेवल्स में? O लेवल सिस्टम की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा इसके स्कूल के अखराजात हैं, और जब बच्चा O लेवल्स करता है तो फिर वो कहता है कि जब आपने मुझे O लेवल्स पढ़ाया तो मैं A लेवल